जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2017 में जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो 2 सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन सेट की वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी, बैंक या फिर रेलवे एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 मई से कई सारे नए बैचेस की शुरुआत हो रही है और यहां पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पर एसएससी एग्जाम की बात करते हैं तो 5 मई 2021 से यहां पर ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत हो रही है। इसमें आपको कई सारे बेस्ट टीचर देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो आपके एसएससी एग्जाम का पूरा सिलेबस होता है उसको यहां पर कवर कराया जाता है। हर वीडियो की आपको फ्री में स्टडी मटेरियल और आपको पीडीएफ भी मिलता है। समय समय पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और यहां पर हर 3 से 4 क्लास के बाद में एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सीजन भी होता है। यानी कि आपके जो भी डाउट होते हैं, जिस प्रकार से आप ऑफलाइन क्लास में उन डाउट को पूछ सकते थे उसी प्रकार से यहां पर ऑनलाइन क्लास में भी आप अपने उन सभी डाउट को पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से एक और बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है आखिरी पड़ाव बैच। इसी प्रकार से संकल्प बैच की भी शुरुआत हो रही है। तो इन सारे बैचेज को आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10 और इसे यूज करने के बाद में आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस यहां पर है 6500 रुपए। अगर आप लोग यहां पर कोड यूज करते हैं KV10 या फिर अगर आप लोग यहां पर फ्री में लाइव क्लासेस वगैरह देखते हैं तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसे आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन होता है, अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन यहां पर परचेज करते हैं तो 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 2 सालों का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 4 महीने का आपको मुफ्त सब्सक्रिप्शन यहां पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बैंक एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पर भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वह बिल्कुल आपको मुफ्त में दिया जाएगा। तो सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक भी मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का फायदा आपको ये होगा कि आने वाले समय में चाहे आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना हो या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना हो, उन सभी के लिए कई सारे लाइव क्लासेस आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछा गया था कि 14 जनवरी 2015 को इसरो के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया था। तो ये ग्रहण किया था श्री AS किरण कुमार ने। किसने? श्री AS किरण कुमार ने यहां पर ग्रहण किया था और ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है। अब वैसे अगर आपने देखा हो तो जो हमारे CBT 1 का एग्जाम हुआ था उसमें इसरो के प्रमुख से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो टोटल अभी तक इसरो के 10 प्रमुख हुए हैं। यहां पर मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उनको भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था 2008 में तो उस समय प्रमुख कौन थे? जी माधवन नायर साहब थे। उसी प्रकार से इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मंगलयान जब लॉन्च हुआ था हमारे यहाँ पर तो के राधाकृष्णन थे। जब हमारा यहाँ पर GSLV Mark 3 जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं उसको लॉन्च किया गया था तो AS किरण कुमार साहब थे। उसी प्रकार से चंद्रयान 2 जो कि अभी आपके 2019 में लॉन्च हुआ था उस समय K-Sivan हमारे इसरो के प्रमुख थे और वर्तमान में भी K-Sivan ही हमारे इसरो के प्रमुख हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इसरो की जो वाणिज्यिक और विपणन शाखा है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके अंतर्गत 28 सितंबर को इसको स्थापित किया गया था। CMD कौन है? तो राकेश शशि भूषण इसके CMD हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 2019 में
एक और वाणिज्यिक इकाई इसरो के द्वारा शुरू की गई थी जिसका नाम है न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। तो इससे आपके सीबीटी 1 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोनों के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे इसरो की विपणन इकाइयाँ हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो फिजिक्स का एक आसान सा प्रश्न है, इससे हम लोग रेखीय आवर्धन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर रेखीय आवर्धन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कैडवर को कहा जाता है। कैडवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो शरीर रचना विज्ञान में इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर, यानी कि जो आपका पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कैडवर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए डेड ह्यूमन बॉडी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, या फिर आप कह सकते हैं जानकारी के लिए जो हमारी यूज की जाती है उसे हम लोग कहते हैं कैडवर। फिर एक प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का प्रश्न है, तो बस इसे आप लोग यहां पर देख लीजिएगा कि क्या प्रश्न यहां पर पूछा गया था। अगला प्रश्न भी आपके करंट अफेयर का ही था कि 29 मई 2016 को पुडुचेरी की उपराज्यपाल कौन बनी थी। तो ये बनी थी डॉक्टर किरण बेदी। हालांकि अब ये आपकी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, यानी कि इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब यहां पर नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की जानी बाकी है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि पाइथन क्या है। तो पाइथन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? यह हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। डिजाइन किसने किया था? तो गाइडो वान रोसम। क्या नाम है? गाइडो वान रोसम। इनके द्वारा यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट डैश डैश है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एप्लेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक जावा एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? यह एक जावा एप्लीकेशन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी थी। तो आप सभी को याद होगा कि जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब, ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। एक प्रश्न और पूछा गया करंट अफेयर का, यह भी प्रश्न है कि 2016 में IRCTC के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्टेशन भारत में 10 स्वच्छतम स्टेशनों की सूची में नहीं था। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो बस आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन रहा है हमारे करंट अफेयर्स के हिसाब से, उसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो सबसे धीरे चलने वाली अगर हम लोग ट्रेन की बात करते हैं तो इसका नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। क्या नाम है? मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। और ये जो ट्रेन है वह आपकी 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल करती है? तो टोटल ये 46 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस से। तो पर्यावरण दिवस से आपके सीबीटी 1 में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है कि 5 जून को ये मनाया जाता है। 1974 में ये पहली बार मनाया गया था और यहाँ पर आपको सारे थीम भी दिए गए हैं, जैसे 2018 का बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 19 का बीट एयर पॉल्यूशन, 2020 का टाइम फॉर नेचर था। तो थीम भी आपको अच्छे से याद रखनी है विश्व पर्यावरण दिवस के। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि संघ शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो याद रखिएगा इसकी राजधानी वर्तमान में है दमन। क्या है? दमन इसकी राजधानी है। और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पिछले साल यानी कि 2020 में दमन और दीव, इसके अलावा जो दादरा और नागर हवेली हैं, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया और अब ये दोनों आपस में मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये जो आपका नया केंद्र शासित प्रदेश बना है इसकी भी राजधानी आपको मिल जाएगी दमन में। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था, ये आपका किस भाषा में रचा गया है। तो इसकी जो मूल भाषा है वह आपकी है संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार हैं, यानी कि इनके द्वारा आनंद मठ में इसको लिखा गया था। और 1896 में जो आपके कोलकाता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पहली बार इसको गाया गया था। तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2016 का जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में वह किसको मिला था। तो ये मिला था योशिनेरो ओसुमी को। तो नोबेल पुरस्कार तो आपको वैसे भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ये होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन? हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वह संवैधानिक प्रमुख होता है। और अगर हम लोग कार्यकारी प्रमुख की बात करते हैं, यानी कि जो वास्तविक प्रमुख होता है वह यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। कौन? वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। फिर एक प्रश्न,
करंट अफेयर से पूछा गया था कि 12 अगस्त 2016 को नौ परिवहन मंत्री के द्वारा कहां से मालवाहक पोत को लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था एमबी जॉय वासुदेव के द्वारा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सन 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों का मेजबान कौन है? तो ओलंपिक खेल जो कि आपके 2020 में होने वाले थे, अब ये 2021 में होंगे। और कहां पर होंगे? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। और आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इससे पहले वर्ष 1964 का जो ओलंपिक है वह भी टोक्यो में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, टोक्यो में यहां पर दूसरी बार ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे ज्यादा बार जो ओलंपिक खेल है उसका आयोजन किस शहर में हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगी गुजरात के पतन में। कहां पर? गुजरात के पतन में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा कि 2014 में इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज सूची में शामिल किया था। 100 रुपए के नोट के ऊपर भी आपको रानी की वाव देखने को मिलेगी। इसके अलावा निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी राजवंश के शासक थे भीम प्रथम, उनकी पत्नी थी उदयमती। तो इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, या फिर यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर संग्रहण आकार सबसे कम है? तो आसान सा प्रश्न है, जो हमारा MB होता है वह यहां पर होगा सबसे छोटा। वैसे अगर हम सबसे छोटे की बात करते हैं तो वो आपका होता है बिट। क्या? बिट हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि 0 और 1 को स्टोर करती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुसार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो आसान सा प्रश्न है, ये होती है 65 ईयर्स, यानी कि 65 वर्ष में ये सेवानिवृत्त होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इनकी होती है 62 ईयर। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और हमारे नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है NV रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपके करंट अफेयर का ही प्रश्न है। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा ES किरण कुमार यहाँ पर बने थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है? तो याद रखिएगा, जो हमारी झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्हीं को हम लोग मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, मणिकर्णिका नाम से एक मूवी भी आई थी, याद होगा आप सभी को। कंगना रनौत ने वहां पर रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया था और इस साल उनको इस मूवी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी अपने खेल से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जीतू राय की बात करते हैं, जीतू भैया की, तो ये हमारे शूटिंग के खिलाड़ी हैं। दीपा कर्मकार की बात करते हैं तो ये हमारे जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। PV सिंधु की बात करते हैं तो ये बैडमिंटन की हैं। लेकिन अगर हम लोग साक्षी मलिक की बात करते हैं तो ये हमारी हैं रेसलर। क्या है? ये हमारे रेसलर हैं। 2016 का जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है, नाम इसका है द लाइफ ट्री। क्या नाम है? द लाइफ ट्री इस पुस्तक का नाम है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में आपको थार का मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा? तो याद रखिएगा, गुजरात में आपको मिल ही जाएगा, हरियाणा में भी इसका कुछ हिस्सा है, पंजाब में भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपको थार मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किसी पदार्थ में मुक्त डैश डैश की उपस्थिति में इसे विद्युत का संवाहक बनाते हैं। यानी कि अगर आपके किसी एटम में आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वह बहुत ही आसानी के साथ में फ्लो करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क किसमें स्थित है? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ये मिलेगा। कहां पर? मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क, ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले मरीन पार्क की बात करते हैं हमारे देश के, तो वह आपका गल्फ ऑफ कच्छ है। अगला प्रश्न है
कि नीता अंबानी व्यक्तिगत सदस्यों के रूप में डैश डैश के लिए पहली भारतीय महिला बनी थी। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यानी कि IOC है, इसकी पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी, इनका नाम है नीता अंबानी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी हम लोग IOC की बात करते हैं तो 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिलेगा और अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बाच। अगला प्रश्न पूछा गया कि दो मीडियम के बीच सीमा पर एक प्रकाश का झुकना क्या कहलाता है या किसका यह प्रभाव होता है? तो ये आपका रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन का प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो इन्होंने हत्या किसकी की थी? इनका नाम है JP सैंडर्स। क्या नाम है? JP सैंडर्स की हत्या के लिए इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि सिस्मोलॉजिस्ट यह अनुमान नहीं लगाते हैं कि किसके आधार पर बड़े भूकंप आने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा प्लेट्स हैं यानी कि अर्थ के ऊपर जो आपको प्लेट्स मिलती हैं तो उनके आधार पर तो अनुमान लगाते ही हैं। द लोकेशन ऑफ फॉल्ट जोन यानी कि हमारे पृथ्वी पर जो भी फॉल्ट जोन है उसके आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि भूकंप कहाँ पर आएंगे। द हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक इन रीजन यानी कि किसी भी स्थान पे हमारे पृथ्वी के भूकंप का क्या इतिहास रहा है उसके आधार पर भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स यानी कि पृथ्वी की स्थिति क्या है इसके आधार पर यहाँ पर भूकंप का पता नहीं लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2016 में भारत के 49वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसको जोड़ा गया था? तो ये आपका यहाँ पर है ओरांग टाइगर रिजर्व जो कि आपको मिलेगा असम में। तो 2016 में ये 49वें नंबर का बना था। इसी प्रकार से 50वें नंबर का कौन सा है? तो ये आपका कमलांग टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। और 51वें नंबर की बात करते हैं तो श्री विल्लीपुत्तूर टाइगर रिजर्व जो कि आपको मिल जाएगा कहां पर? तमिलनाडु में। इसको इसी साल 51वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा, अगर हम लोग भोजन की बात करते हैं तो इट्स एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है, यह बिल्कुल हो जाएगा गलत। बाकी अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो इट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन कि इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। इट्स ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि यह एक कार्बनिक मटेरियल होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। इट्स प्रोवाइड एनर्जी, तो यह आपका बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भोजन के संबंध में एक गलत कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन M रामचंद्रन वाज अवार्डेड दी ओलंपिक ऑर्डर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विस टू। तो जाहिर सी बात है, ओलंपिक के ये आपके खिलाड़ी हैं या ओलंपिक के ये हमारे प्रमुख थे, तो ओलंपिक मूवमेंट के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश झील को क्रेटेनस की डेक्कन बेसाल्टिक चट्टानों पर एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित होने का संदेह है। तो कौन सी है? ये हमारे है महाराष्ट्र की लोनार झील। क्या है? लोनार झील जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। और पिछले साल महाराष्ट्र की ये आपकी दूसरी रामसर साइट भी बनी थी। अच्छा, पहली कौन सी है उसका नाम आप नीचे जरा कमेंट में बताइएगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं पहली रामसर साइट के बारे में, तो दूसरी मैंने आपको बता दिया लोनार है जो कि पिछले साल बनी थी, 2019 में पहली बनी थी, तो उसका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इट विल रिप्लेस लग्जरी टैक्स यानी कि जो आपके लग्जरी कर होते थे उसको इसने रिप्लेस किया, बिल्कुल सही है। इट इज ए डायरेक्ट टैक्स, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस ऑन ए प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल सही है, कई सारे टैक्स को इसने हटा दिया है। इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, तो जाहिर सी बात है अगर यह आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी इट इज ए डायरेक्ट टैक्स यानी कि यह एक प्रत्यक्ष कर है, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली का काफी अच्छा चालक है? तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेफाइट आपके बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि एल-नीनो डैश डैश महासागर में तापमान विसंगति को दर्शाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हमारा पैसिफिक ओशियन है यानी कि प्रशांत महासागर है, वहां पर एल-नीनो तापमान की विसंगति को दर्शाता है। कहां पर? तो पैसिफिक ओशियन में, बिल्कुल ये जो आपका दक्षिण अमेरिका है, यहां पर आपको मिलेंगे पेरू और इक्वाडोर। तो यहां का जो तट है वहां पे जो पानी का तापमान है वह
बढ़ जाता है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक और इसी के कारण एल नीनो की घटना होती है। तो याद रखिएगा आप लोग इसके बारे में। फिर एक प्रश्न पूछा गया, ये भी आपके करंट अफेयर का ही प्रश्न है, तो बस थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर पहला ऑटो बायो सीएनजी प्लांट है उसका उद्घाटन पुणे में नितिन गडकरी और मनोहर पारिकर जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा था? तो इसका नाम है यहाँ पर जिंजी फोर्ट। क्या नाम है? जिंजी का जो किला है इसको पूर्व का ट्रॉय कहा था किसने? अंग्रेजों ने। और कहां पर ये आपको मिलेगा? तो तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में आपको मिलेगा। पहली शताब्दी में सेन जी आनंद कोन नाम के एक राजा थे जिनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आखिरी प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 बीसी में विकसित हुई, जिसे आज हम लोग कहते हैं। तो इसे आज हम लोग पाकिस्तान और पश्चिमी इंडिया में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। यानी कि सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका स्थान आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, हड़प्पा के दो प्रमुख स्थल हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वह दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी 1921 में। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वह राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी 1922 में। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने तीसरे सेट को यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है वह लोग नीचे टाइप करेंगे कमेंट में यस। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि आप लोग कहाँ तक वीडियो को देखते हैं। तो समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।